कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शहर के सभी लोग बड़ी तादाद में एक स्टोर के सामने इकट्ठा हुए हैं। दरअसल आज इनके शहर का एक बहुत ही खास फेस्टिवल थैंक्सगिविंग है और आज ही के दिन सारी महंगी चीजों पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिस वजह से शहर के सारे लोग इस स्टोर के सामने जमा हुए हैं। भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से सिक्योरिटी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से पुलिस को बुलाना पड़ा। वही कुछ स्टूडेंट्स वीआईपी एंट्री लेकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं और उनमें से एक लड़का जिसका नाम इवन है, वो बाहर खड़े लोगों को चिढ़ाने लगा। तभी गुस्से में आकर भीड़ में से एक लड़के ने पुलिस वाले से माइक छीनकर अनाउंसमेंट कर दी कि स्टोर ओपन हो चुका है। बस फिर क्या था, जैसे ही लोगों ने अनाउंसमेंट सुनी वो रेलिंग को तोड़कर आगे बढ़ने लगे। सिचुएशन को हाथ से निकलते देख एक सिक्योरिटी गार्ड मैनी अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गया। लोग स्टोर के दरवाजे पर पागलों की तरह टूट पड़े। पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड को पता था कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो भीड़ शीशे तोड़कर अंदर घुस जाएगी, इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। और जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था तभी भीड़ के दबाव की वजह से कांच में दरारें आनी शुरू हो गईं और एक झटके के साथ दरवाजा उस गार्ड के ऊपर गिर गया। लेकिन ये बेरहम लोग उसकी मदद करने की बजाय उसे कुचलकर आगे बढ़ने लगे। वहीं पर बैठा एक लड़का बॉबी उसकी मदद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी कोई उसकी कलाई को पैरों से कुचलकर चला गया, जिससे उसका हाथ मौके पर ही टूट गया। वहीं सभी लोगों ने पागलों की तरह स्टोर को लूटना शुरू कर दिया था। लोग इतने मतलबी हो गए कि उन्होंने चीजों के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ये सारी घटना ऊपर खड़ा एवन अपने फोन में रिकॉर्ड करके मजे ले रहा था। वहीं एक औरत अमेंडा जो कि अपने पति के लिए खाना लाई थी, क्योंकि उसका पति मिच यहीं पर काम करता था, लेकिन वो भी यहाँ भीड़ का शिकार हो गई। एक औरत ने सामने से लाकर ट्रॉली उसके सर पर दे मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिच अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर बुरी तरह टूट गया। इसके बाद कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है। हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम एरिक है। एरिक एक घर का दरवाजा खटखटा रहा था और ये घर किसी और का नहीं बल्कि मिच और उसकी पत्नी अमांडा का था। अमांडा के बुलाने पर एरिक उनके साथ थैंक्सगिविंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आया था। दरअसल अमांडा और एरिक दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अमांडा ने ये बात अपने पति से छुपा रखी थी। सब बहुत खुशी से फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी मिच को काम से जरूरी बुलावा आ गया और ये बुलावा उसे उसी स्टोर से आया था। वही दूसरी ओर हम जेसिका देखते हैं। जेसिका अपने बॉयफ्रेंड बॉबी को साथ लेकर अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाने वाली थी। वो अपने डैड थॉमस को बताकर चली जाती हैं। थॉमस और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जो कि उस स्टोर का मालिक है। जेसिका अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही होती हैं, लेकिन रास्ते में काफी ट्रैफिक होने की वजह से सभी उसी स्टोर के आगे आकर फंस जाते हैं। तभी इनका एक दोस्त एवन कहता है कि मेरा फोन टूट गया था और मुझे एक नया फोन लेना है। और इसके बाद एवन सभी को साथ लेकर स्टोर की तरफ चला जाता है। अब ये स्टोर जेसिका के डैड का था, इसलिए उसे और उसके दोस्तों को पीछे वाले दरवाजे से अंदर भेज दिया जाता है। वही अमांडा और एरिक भी स्टोर पहुंचते हैं। अमांडा तो मिच को खाना देने ही आई थी और एरिक जो कि एक पुलिस वाला है, इसलिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। और इसके बाद तो फिर वही हुआ। एवन ने बाहर खड़े लोगों को चिढ़ाना शुरू कर दिया और लोग रेलिंग्स फांदकर स्टोर में घुस गए थे। अब कहानी वापस वहीं पर आती है। मिच अमांडा की लाश को गले लगाकर रो रहा था और एरिक भी उसकी मौत से काफी दुखी हुआ। इसके बाद सीन कट होता है और अब उस हादसे को हुए पूरा 1 साल बीत चुका है। थैंक्सगिविंग फेस्टिवल फिर से वापस आ चुका है, लेकिन मरे हुए लोगों के परिवार वालों को अभी भी इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि स्टोर के मालिक थॉमस ने उच्च अधिकारियों की जेब गर्म करके उस दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी थी। वहीं अब हम जेसिका को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठी होती है। तभी इन सभी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। सभी अपना मोबाइल उठाते हैं तो देखते हैं कि किसी जॉन कार्वर नाम के शख्स ने इन्हें एक तस्वीर टैग की है और नीचे लिखा है कि टेबल तैयार है। लेकिन सबको लगता है कि शायद कोई इनके साथ मजाक कर रहा है और ये उसे इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने ये इमेज अपलोड की थी। आदमी अपने लैपटॉप पर पिछले साल हादसे की वीडियो देख रहा था जिसे एवन ने रिकॉर्ड किया था। आदमी एक महिला को देखते ही वीडियो रोक देता है और हमें पता चलता है कि ये औरत जिसका नाम लिजी था, उसकी सबसे पहली शिकार है। रात होते ही लिजी अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही वो अपनी जैकेट पहन रही होती हैं, तभी वही मास्क वाला आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे पानी में भिगोकर एक फ्रीजर के साथ चिपका देता है और जैसे ही वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लिजी को मारने वाला था, उससे पहले ही लिजी वहाँ से भाग जाती है। लिजी सीसीटीवी रूम में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब उसे लगता है कि किलर यहाँ से चला गया, तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी की ओर भागती
लगती है, लेकिन उसकी गाड़ी में वही मास्क वाला किलर पहले से ही मौजूद था। किलर गाड़ी को फुल स्पीड में भगाकर लिजी को एक कूड़े वाले डब्बे में दे मारता है, जिससे लिजी की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन जब पुलिस हादसे वाली जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि किलर ने लिजी की आधी बॉडी को उसी स्टोर के बैनर पर लटका रखा है। पुलिस कैमरे चेक करती है, लेकिन किलर ने इस फेस्टिवल का सबसे फेमस मास्क पहन रखा था, जिससे उसकी पहचान करनी और भी मुश्किल हो जाती है। वही किलर जेसिका और उसके सभी दोस्तों को लिजी की तस्वीर टैग कर देता है। तस्वीर को देखते ही सभी दोस्त काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि अब मामला काफी गंभीर हो चुका था। जेसिका सारी घटना अपने डैड थॉमस को बताकर स्टोर को बंद रखने के लिए कहती हैं, लेकिन उसका डैड सिक्योरिटी दुगनी करने के लिए तैयार था, पर स्टोर को बंद नहीं करना चाहता था। इसके बाद जेसिका और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं। जेसिका एरिक को बताती है कि उसके हिसाब से किलर सिर्फ उन लोगों को मार रहा है जिन्होंने पिछले फेस्टिवल पर ज्यादा हंगामा किया था, जिस पर एरिक कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम हमें पिछले साल की सीसीटीवी फुटेज लाकर दे दो, जो कि तुम्हारे डैड के लैपटॉप में है। सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चल जाएगा कि किलर का अगला शिकार कौन है और हम उसे पहले ही सुरक्षा प्रदान कर देंगे। जेसिका भी एरिक की मदद करने के लिए मान जाती है। जैसे ही जेसिका पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है, सामने बॉबी खड़ा होता है। बॉबी और जेसिका उस हादसे के बाद अलग हो चुके थे और अब बॉबी भी पूरे 1 साल बाद वापस शहर लौटा था। दोनों रास्ते में बातें करने लगते हैं। जेसिका बॉबी को भी सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि उस वक्त बॉबी भी उसी स्टोर में मौजूद था। इसके बाद हम उसी सिक्योरिटी गार्ड मैनी को देखते हैं, जो कि उस दिन अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गया था और अब मैनी ही किलर का अगला शिकार होने वाला है। मैनी कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है और तभी वो अपने सोफे पर उसी मास्क को देखता है। मैनी तुरंत समझ जाता है कि किलर उसके घर में ही कहीं मौजूद है। वो सावधानी से उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी किलर उसके पेट में कुल्हाड़ी मारता है। मैनी अभी संभल भी नहीं पाता कि तभी किलर उसके सर को शरीर से अलग कर देता है और उसके सर को एक बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन किलर सभी दोस्तों को उसके सर की तस्वीर टैग कर देता है। अब सभी दोस्तों को कंफर्म हो जाता है कि किलर किसी भी वक्त उन्हें मार सकता है। दूसरी तरफ पुलिस को भी इस मर्डर की जानकारी मिल जाती है, लेकिन वो अभी भी किलर का पता नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि किलर अपना खुद का फोन बंद रख के दूसरी लोकेशन से तस्वीरें अपलोड कर रहा था, जिस वजह से पुलिस उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही। वहीं जेसिका अपने डैड के लैपटॉप से पिछले साल की सारी सीसीटीवी फुटेज एरिक को भेज देती है। सीसीटीवी फुटेज में हम उस लड़के को देखते हैं जिसने एरिक के हाथ से माइक छीनकर अनाउंसमेंट की थी और उसी की वजह से भीड़ रेलिंग को तोड़कर आगे बढ़ी थी, जिस वजह से किलर का अगला शिकार अब वही होने वाला था। वहीं हम अब उसी लड़के को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले में मजे कर रहा था। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड का ध्यान दूसरी तरफ होता है, किलर पीछे से आकर लड़के की गर्दन तोड़ देता है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी बेरहमी से मार देता है। और क्योंकि अब कॉलेज में मर्डर हुआ था, इसलिए पुलिस उसे पूरी तरह बंद कर देती है। लेकिन एवन और गैबी अभी भी कॉलेज के अंदर ही मौजूद थे। वो जेसिका को दरवाजे पर उनका इंतजार करने के लिए कहकर अंदर चले जाते हैं और तभी किलर उन्हें भी किडनैप कर लेता है। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब दोनों वापस नहीं आते, तब जेसिका अकेले ही उन्हें देखने चली जाती है। जेसिका को एवन का मोबाइल एक डिब्बे के अंदर पड़ा मिलता है और तभी उसके पीछे वही किलर आ जाता है। जैसे ही किलर जेसिका को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है, जेसिका नीचे बैठकर बच जाती हैं। इसके बाद वो उसी डिब्बे को किलर पर गिराकर भाग जाती है। किलर भी जेसिका का पीछा करता हुआ एक मेकअप रूम में घुस जाता है। बदकिस्मती से जेसिका भी इसी कमरे के अंदर छिपी हुई थी। किलर हर जगह की तलाशी लेने लगता है। तभी जेसिका की नजर एक कैंची पर पड़ती है। जेसिका ने जैसे ही उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसी वक्त उससे एक बोतल नीचे गिर गई। आवाज सुनते ही किलर उस तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही किलर हमला करने वाला था, तभी जेसिका ने एक स्प्रे उठाकर उसकी आंखों में डाल दी, जिससे कुछ समय के लिए किलर अंधा हो जाता है और जेसिका को भागने का मौका मिल गया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पुलिस उसे बचा लेती है। इसके बाद जब सबको पता चलता है कि किलर ने एवन और गैबी को किडनैप करके जेसिका को भी मारने की कोशिश की, तो सभी उसे देखने कॉलेज के बाहर आ जाते हैं और तभी यूलिया के डैड आकर उसे ले जाते हैं। जाने से पहले वो बताते हैं कि वो यूलिया को अपने साथ लेकर फ्लोरिडा जा रहे हैं, जिससे पीछे अब सिर्फ जेसिका और स्कूबा ही बचते हैं। इसके बाद स्कूबा और जेसिका एक गन डीलर के पास
पास जाते हैं। स्कूबा उससे एक गन खरीद लेता है जिससे वो जेसिका और खुद की रक्षा कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम यूलिया को देखते हैं जो कि फ्लोरिडा जाने के लिए पैकिंग कर रही थी और तभी किलर उसके घर में घुस जाता है। वो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देता है। जैसे ही यूलिया के डैड ने सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश देखा, उसने तुरंत यूलिया को आवाज लगाई, लेकिन उससे पहले ही किलर ने उसे भी बेहोश कर दिया। वहीं ऊपर यूलिया स्कूबा और जेसिका से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी किलर उसके पीछे आ जाता है। वो जेसिका और स्कूबा दोनों को जूलिया को दर्द से तड़पाते हुए दिखाता है। स्कूबा भी गाड़ी को फुल स्पीड पर भगाकर जल्दी से यूलिया के घर पहुंचता है। जैसे ही वो किलर को देखता है, तुरंत उस पर गन तान देता है, लेकिन किलर उसे एवन और गैबी की वीडियो दिखाने लगता है जिसमें वो दोनों किसी अजनबी जगह पर कैद थे। स्कूबा डर के मारे इतना घबरा जाता है कि वो गन का सेफ्टी लॉक खोले बिना ही ट्रिगर दबा देता है जिससे गोली नहीं चलती, और किलर मौके का फायदे उठाकर यूलिया को एक मशीन की तरफ धकेल देता है और खुद वहां से भाग जाता है। मशीन पर गिरते ही यूलिया बुरी तरह से घायल हो जाती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतना सब देखने के बाद स्कूबा और जेसिका गहरे सदमे में चले जाते हैं। लगातार हो रही हत्याओं से तंग आकर थॉमस भी स्टोर को बंद रखने का फैसला करता है। वहीं एरिक सबके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। एरिक कहता है कि किलर का अगला शिकार स्कूबा और जेसिका दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए कल तुम दोनों थैंक्सगिविंग परेड में शामिल होना। किलर भीड़ का फायदा उठाकर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो तुम्हारे करीब आएगा, हम उसे दबोच लेंगे। कमरे में मौजूद सभी लोगों को ये प्लान सही लगता है, इसलिए सभी मान जाते हैं। अगले दिन ये सभी उस परेड में शामिल हो जाते हैं। परेड बिल्कुल सड़क के बीचों बीच से होकर गुजर रही थी और तभी किलर जोकर मास्क पहनकर परेड में पहुंचता है और एक आदमी को मार देता है जिससे चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है। जेसिका और उसकी फैमिली एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन किलर गाड़ी में स्टन ग्रेनेड फेंककर पहले उन्हें बहरा करता है और फिर बेहोश करके गाड़ी लेकर भाग जाता है। इसके बाद जेसिका की सौतेली माँ कैथलीन को होश आता है। कैथलीन देखती है कि किलर उसे पकाने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही किलर कुछ समय के लिए वहाँ से जाता है, कैथलीन जल्दी से भाग जाती है। वो देखती है कि सभी खिड़की और दरवाजों बहुत मजबूती से बंद है और तभी किलर उसके पास आ जाता है। किलर कैथलीन के पैरों के निशान को देखने लगता है जो कि सीधा एक टेबल के नीचे जा रहे थे, लेकिन किलर को कुछ गड़बड़ लगती है। वो समझ जाता है कि ये कोई चाल है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। कैथलीन को भी लगता है कि किलर चला गया, लेकिन तभी वो दीवार के आर पार हमला करता है। कैथलीन जल्दी से दरवाजा खोलकर घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है। वो उसे घसीटता हुआ वापस घर के अंदर ले जाकर एक भट्टी के अंदर डाल देता है और मशीन को चालू कर देता है, जिससे कैथलीन गर्मी ना सहन कर पाने की वजह से मर जाती है। इसके बाद किलर इंस्टाग्राम पर लाइव आता है जिसमें वो जेसिका और बाकी सबको लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। पुलिस भी उस लाइव को देखकर उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पर जाकर देखती है तो वहां उन्हें सिर्फ एक मॉनिटर और मोबाइल मिलता है। मतलब किलर ने पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा था। इसके बाद किलर सबके सामने खाना लेकर आता है जो और कोई नहीं बल्कि कैथलीन थी। इस डरावने माहौल को देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन बेरहम किलर को उन्हें ऐसा तड़पते देख बहुत खुशी होती है। इसके बाद वो सबसे पहले एवन के पास जाते हैं, क्योंकि उस दिन स्टोर में एवन ही था जो वायरल होने के लिए लोगों के दर्द का मजाक बना रहा था। किलर एवन से कहता कि देखो अब तुम वायरल होने वाले हो, और इसके बाद वो एवन को मार देता है। इसी बीच जेसिका ने अपनी अंगूठी से रस्सी को खोल लिया था और वो स्कूबा को भी अंगूठी पकड़ा देती है। जैसे ही दोनों की रस्सी खुली, स्कूबा ने तुरंत किलर पर हमला कर दिया। वो किलर को धक्का देकर पीछे गिरा देता है। स्कूबा जेसिका को भागने के लिए कहता है और खुद किलर को रोकने लगता है, लेकिन किलर स्कूबा को जख्मी कर देता है। पर जेसिका इस भगदड़ में भाग निकलती है। जैसे ही वो शहर पहुंचती है तो सड़क पर ऑफिसर एरिक को बेहोश पाती है। जेसिका समझ जाती है कि किलर आसपास ही कहीं पर है। वो एरिक की गन लेकर एक गोदाम की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो खिड़की से अंदर झांकती है, वहां पर बॉबी उसी मास्क को उतार रहा होता है। जेसिका समझ जाती है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि बॉबी ही था। तभी वहां पर एरिक आ जाता है। जेसिका उसे बताती है कि किलर बॉबी है और वो अंदर की तरफ गया है। एरिक उसे बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद बॉबी को मारने अंदर चला जाता है, लेकिन बॉबी किसी तरह उससे बचकर भाग जाता है और तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। एरिक जेसिका को बताता है कि उन्होंने उसके डैड और बाकी दोस्तों को बचा लिया है जो कि सुरक्षित हॉस्पिटल में है, लेकिन वो कैथलीन और एवन के लिए उससे माफी मांगते हैं क्योंकि वो दोनों मर चुके थे। और तभी जेसिका एरिक के जूतों पर मिट्टी लगी हुई देखती है।
ये देखते हुए उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि किलर बॉबी नहीं बल्कि एरिक है, क्योंकि उसके जूतों पर वही निशान थे जो कि जंगल में उसने देखे थे। और अब जब एरिक को पता चल चुका है कि जेसिका उसकी सच्चाई जान चुकी है तो वो कहता है कि तुम्हें वहां से भागना नहीं चाहिए था। इसके बाद एरिक दरवाजे को बंद कर देता है। जेसिका उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इतने लोगों की जान ले ली, आखिर क्यों? तब एरिक उसे बताता है कि मैं सारी जिंदगी अकेला ही रहा था, मुझे एक प्यार की उम्मीद मिली थी जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। एरिक यहाँ पर अमांडा की बात कर रहा था। एरिक कहता है कि अमांडा अपने पति से अलग होकर मुझसे शादी करने वाली थी और उसके पेट में मेरा बच्चा भी था, लेकिन तुम्हारे डैड के उस बकवास स्टोर सेल में उसकी मौत हो गई। बस उसके बाद मैंने ठान लिया था कि मैं अपने प्यार का बदला जरूर लेकर रहूंगा, इसलिए मैंने उस मास्क का इस्तेमाल करके इस बदले को अंजाम दिया और किलर का सारा दोष बॉबी पर दे मारा। अब अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो किसी को शक नहीं होगा। उसकी बात पूरी होते ही जेसिका उसे थैंक्स कहकर मोबाइल दिखाती है, जिसमें उसके द्वारा कही गई सारी बातें लाइव चल रही थीं। अब जब एरिक खुद को सबके सामने बेनकाब पाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जेसिका को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर बॉबी आकर उसे बचा लेता है। बॉबी उसे अपने साथ लेकर बाहर की ओर भागने लगता है। भागते समय जेसिका एक बैलून में ज्वलनशील गैस भरने के लिए छोड़ देती है और इसके बाद ये एक ट्रक के अंदर बैठकर भागने लगते हैं। अब ये एक टो ट्रक था, जिससे एरिक उनके ट्रक की केबल को एक मजबूत खंबे से बांध देता है और ट्रक आगे जाकर रुक जाता है। अब एरिक अपनी कुल्हाड़ी उठाकर इनकी ओर बढ़ने लगा। जेसिका जल्दी से एक बंदूक में गन पाउडर और अपने कंगन डाल देती है। जैसे ही उसने बंदूक चलाई, उसके कंगन के टुकड़ों ने गुब्बारे को फाड़ दिया और बंदूक से निकली चिंगारी ने बाहर निकलती हुई गैस को तुरंत आग लगा दी। इससे एक बड़ा धमाका हुआ जिसने एरिक को आग की लपटों में घेर लिया, लेकिन बॉबी और जेसिका बचकर भाग निकले। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। पुलिस बताती है कि उन्होंने कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें राख के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। पुलिस कहती है कि ऐसे ब्लास्ट में बचना नामुमकिन है। और इसके बाद हम एक फायर फाइटर को देखते हैं जो कि उसी कुल्हाड़ी को लेकर बाहर की तरफ आ रहा होता है। अब हमें लास्ट में ये कंफर्म नहीं किया जाता कि एरिक मर चुका है या अभी जिंदा है। ये सच हमें इसके पार्ट 2 में पता चलेगा, जो कि जल्द ही आने वाला है। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।